आप सभी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज के दिन हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग सप्लाई तक आपको बताए थे, लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किए थे और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी बताए थे और उसके प्रभावित करने वाले तत्वों को भी डिस्कस किए थे। बट डैट मीन्स वी हैव डिस्कस्ड द डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग सप्लाई एंड वी आल्सो डिराइव द फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेसिकली जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हैं तो इसमें आपका इसका बहुत ज़्यादा आपका यूज है। तो इसी के आगे आपका था कि सर प्राइस और इलास्टिसिटी डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर कैसे करेंगे। तो जो हम लोग बात किए थे मोर इलास्टिक सप्लाई, लेस इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या फिर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, इन सभी को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर 1 में है जो सबको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से समझ लिए तो आगे के रास्ता आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। और ख़ासकर इलास्टिसिटी तो आपको हर चैप्टर में मिलेगा। जब आप प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ भी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, है ना, या फिर आपका कॉफ डगलस प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ भी इलास्टिसिटी कंसेप्ट समझ में आपको समझना होगा। जब टैक्सेस पढ़ते हैं तो टैक्स बायंसी, टैक्स इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। तो हम लोग किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में देखते हैं चेंज। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस में जब चेंज होगा तो इलास्टिसिटी में कितना चेंज होगा। इसको हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ते हैं कि चेंज होगा, लेकिन कितना चेंज होगा इसका हम लोग डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी सप्लाई को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं या इलास्टिसिटी डिमांड को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। क्लियर। तो आपका इसी का 2 पार्ट है, एक में हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ते हैं, उसी का फिर हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसी का मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज। सबसे पहले आप लोग को एक मिनट, चलिए बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड का ये चीज़ है, हम लोग आज आपको बताएंगे कि मेजरमेंट ऑफ जो पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या पूर्ति की लोच की जो हम लोग पढ़ते हैं श्रेणियाँ की माप, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मोर इलास्टिक लेस, इसको हम लोग श्रेणी कहते हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई। तो सबसे पहला हम लोग क्या बताए थे आपको, सबसे पहला था जिसे कहते थे मोर इलास्टिक सप्लाई, अधिक लोचदार पूर्ति, अधिक लोचदार पूर्ति, है ना। समझिए, अधिक लोचदार पूर्ति, मोर इलास्टिक मतलब मोर चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो तो सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज हो, तो इसे हम लोग कहते हैं मोर इलास्टिक सप्लाई। मोर रिस्पॉन्सिवनेस मतलब ज़्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि हम प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया तो सप्लाई प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा बढ़ाने की फिराक में रहते हैं। तो जब थोड़ा सा प्राइस बढ़े और सप्लाई में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो तो उसे हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, मोर इलास्टिक सप्लाई या अधिक लोचदार पूर्ति। क्या कहेंगे, अधिक लोचदार पूर्ति। तो लिखिए, दोनों भाषा में बोल देते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is more than percentage change in price, is more than percentage change in price, called more elastic supply, called more elastic supply। हिंदी में लिखिए, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति के वस्तु के पूर्ति के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो, है ना। जब किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत, वस्तु के मूल्य में
प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। फिर से लिख लीजिए, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो तो उसे अधिक लोचदार पूर्ति कहा जाता है। तो उसे अधिक लोचदार पूर्ति कहा जाता है और इसका कोएफिशिएंट का वैल्यू मोर देन 1 होता है। इसका कोएफिशिएंट का वैल्यू मोर देन 1 होता है। इसको समझिए आराम से एकदम। देखिए, ये आपका जब आप डेड वेट लॉस पढ़ेंगे ना एप्लीकेशन डिमांड सप्लाई का, तो वहाँ पे काफ़ी आपको काम देगा। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, जैसे ये आपका सप्लाई कर्व है ना, मान लिया ये आपका, ठीक है, समझिए बहुत आसान है। जैसे कि हाँ, यहाँ देख रहे हैं, सप्लाई बताए थे, नहीं तो सप्लाई का वीडियो पहले देख लीजिएगा, तभी ज़्यादा क्लियर होगा। एक से अभी चलिए मान लेते हैं P, ये है P1, तो P है तो Q, ये आपका Q1, ठीक है ना। तो ऐसे देखने में लग रहा है कि प्राइस चेंज थोड़ा सा हुआ है, सप्लाई में चेंज ज़्यादा हो गया है। तो चलिए मान के देखते हैं, एक प्रूफ करके देखते हैं। जैसे मान लिया, देखो यहाँ पे मान लिया कि 10 है प्राइस, और 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर। तो अगर हमारा प्राइस यानी कि डिमांड सप्लाई पहले अगर हमारा 10 था तो सीधे कितना हो गया, 25 हो गया। प्राइस कितना बढ़ा, थोड़ा सा, सप्लाई क्या बढ़ गया, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको मीजर कर लेते हैं। याद देखिए, आपको अलग अलग मीजर भी कर सकते हैं। याद देखिए, आपको बताते हैं, इलास्टिसिटी सप्लाई इक्वल टू बताए थे कि चेंज इन क्यू वाई चेंज इन पी, यानी कि डेल्टा क्यू वाई डेल्टा पी, पी वाई क्यू, इस तरह से बताए थे आपको। तो इसको आगे लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस क्यू, P1 माइनस पी, पी वाई क्यू, है ना, लिख सकते हैं ना। तो Q1 कितना दिया हुआ है, देखिए तो 25, देखिए 25 माइनस 10, P1 कितना दिया हुआ है, 12 माइनस 10, P कितना दिया हुआ है, 10, Q कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है। अब देखिए सोल्व कीजिए, कितना बचेगा, 15, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कट गया, तो आपका आया 7.5, क्या आ गया, 755, मोर देन 1 है। तो ES क्या होगा, मोर देन 1, ES क्या होगा, मोर देन 1। या इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम बताया था ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो वैसे भी निकाल के दिखा देता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना। तब तक इसको हम लोग बढ़िया से लिख देते हैं। यहाँ लेते हैं प्राइस, यहाँ लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। इस ग्राफ को देखिएगा, ये आगे काम देगा, हम अप्लाई करेंगे जब हम लोग को पढ़ाएंगे ना टैक्स, तो टैक्स में हम इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे, और वहाँ पर आप काफ़ी आसान तरीका से समझ जाइएगा। फिर चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एक को प्रूव कर देते हैं बढ़िया से। इसको थोड़ा हटा लेते हैं, क्लियर, इसको हटाइए और आप प्रूव करके देखिएगा, हो जाएगा। मैंने बहुत सिंपल है, हम शुरू में बताए थे ना डेफिनेशन में कि ES क्या होता है, ES होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, Y परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो आप जो है अलग से देख लीजिए ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, Q1 माइनस क्यू बाई क्यू इंटू 100। तो देखिए तो Q1 कितना दिया हुआ है, 25 माइनस आपका 10 बाई 10 इंटू 100। तो देखिएगा आपको आएगा
यानी कि 15 बाई 10 आ गया और 100 हो गया, कट जाएगा, यानी कि आपका 150% हो गया। क्लियर? नोट कर लीजिए, याद रखिए, ये आपका आया 150% में है। उसी तरीके से अगर यहाँ देख लो, ही निकाल देते हैं, है ना। चलिए इसको हटा देते हैं। याद रखिएगा, अब निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या लिखेंगे, P1 माइनस पी बाई पी इंटू 100। तो लिखिए P1 कितना है, 12 माइनस 10 बाई 10 इंटू 100। तो 2 बाई 10 इंटू 100 कितना होगा, 20। यानी कि ये आपका 20% से चेंज हुआ, या सप्लाई कितना हो, 150% चेंज हुआ। यानी कि प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, सप्लाई में क्या बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोर इलास्टिक सप्लाई। क्लियर हो गया? क्या कहेंगे, मोर इलास्टिक सप्लाई। देखिए मोर इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है कि हमारा जब कर्व जो होता है ना, थोड़ा सा फ्लैटर होता है, इसको फ्लैटर कहते हैं, है ना। क्या है, फ्लैटर कहते हैं हमारा। क्लियर? इस तरह से भी कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई। लिख लीजिए, कम लोचदार पूर्ति। लेस इलास्टिक सप्लाई, कम लोचदार पूर्ति, कम लोचदार पूर्ति। तो लिखिए, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is less than percentage change in price, is less than percentage change in price, is called less elastic supply, is called less elastic supply, is called less elastic supply। हिंदी में लिख लीजिए, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य के, यानी कि वस्तु के मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन से कम हो, वस्तु के मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन से कम हो, तो उसे कम लोचदार पूर्ति कहते हैं, तो उसे कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। समझिए, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, देखिए देखिए यहाँ पे ये आपका, चलिए बनाते हैं। ठीक है, प्राइस चेंज ज़्यादा है, देख रहे हैं, पता चल रहा है। ये सप्लाई कर्व आपका है, ये मान लिया P है, ये Q है, ये P1 है, ये आपका Q1 है। तो प्राइस में मान लिया कि प्राइस आपका मान लिया कि प्राइस आपका 8 रुपीज़ था, और 8 रुपये से प्राइस सीधे कितना हो गया, 16 रुपया हो गया। लेकिन सप्लाई जो है ना, पहले अगर 8 था तो सप्लाई 10 हुआ, थोड़ा सा हुआ चेंज, वैसे ही निकालिएगा आ जाएगा। प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, सप्लाई भी क्या हुआ, बढ़ा। प्राइस ज़्यादा बढ़ा लेकिन सप्लाई उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका प्राइस बढ़ने पर भी सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। वो आगे हम लोग जब प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, है ना, इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा, सारा निकल जाएगा। ES इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P और P बाई Q, इसको Q1 माइनस Q P1
माइनस पी बाई क्यू कहते हैं। तो बस सिंपल रख के देखिए आ जाएगा 10 माइनस 8, यहाँ हो जाए 16 माइनस 8 इंटू 8/8, तो कट गया, कितना बचेगा 2, है ना, यहाँ बचेगा 8, तो डिवाइड कीजिएगा तो लेस देन 1 आएगा, 2 को भागा 8 से लेस देन 1 आएगा, तो एस की वैल्यू क्या आएगा लेस देन 1 आ गया, है ना। ग्राफ को समझिए, ग्राफ ऐसा होगा, थोड़ा सा हमारा क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, थोड़ा सा स्टीपर कर सकते हैं इसको, है ना। इसको इधर हम लोग लिखते हैं प्राइस, इसको लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर लिखिए, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई पूर्ति की इकाई लोज हिंदी में कहते हैं, पूर्ति की इकाई लोज, पूर्ति की इकाई लोज। अंडरलाइन लिखिए, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, when percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price, called unitary elastic supply, called unitary elastic supply, called unitary elastic supply। जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो, तो उसे पूर्ति की इकाई लोज कहा जाता है, तो उसे पूर्ति की इकाई लोज कहा जाता है, तो उसे पूर्ति की इकाई लोज कहा जाता है, ठीक है। डायग्राम समझिए, देखिए बाबू अब तो समझ में आ गया होगा आराम से। देखिए ग्राफ समझिए, ए आपका है, देखिए एकदम सीधा स्ट्रेट 45 डिग्री, ठीक है। मान लिया कि 10% से इधर चेंज किया तो 10% से इधर भी चेंज करेगा। ये सप्लाई कर्व है, ये P है, P1 है, Y है, Q है, Q1 है ना। तो क्या होगा, इलास्टिसिटी सप्लाई सिंपल है, क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन क्या प्राइस। कितना होगा बाबू 10/10, तो 1 होगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा, है ना। दोनों तरफ जब 1 हो यानी 45 डिग्री एंगल, द प्राइस में चेंज और पूर्ति में चेंज बराबर हो, तो इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। वैसे लिख लीजिएगा इसको, प्राइस है, क्वांटिटी, क्लियर। चलिए अब है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली नेक्स्ट है 4th नंबर, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक मतलब होता है नो चेंज इन सप्लाई, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण बेलोचदार पूर्ति। ये क्या होता है ना, प्राइस में चाहे जो भी चेंज हो, पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना। खासकर जैसे नेचुरल कांस्टेंट जो होता है, जैसे मान लिया कि कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, अगर प्राइस ज़्यादा दीजिएगा तो शॉर्ट रन में उसको सप्लाई नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना। उसी तरह से जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे गांधी जी का लाठी है ना, या हिटलर का टेलीफोन है, या ऐसे बहुत सारे जो आपका दुर्लभ वस्तुएं हैं जिसका प्राइस ज़्यादा देने पर भी सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना। सप्लाई क्या हो, कांस्टेंट हो, सप्लाई क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसको लिखिए
व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड perfectly inelastic supply, is called perfectly inelastic supply, is called perfectly inelastic supply। देखिए perfectly inelastic supply में ऐसा होता है, यानी कि सप्लाई आपका यही रहेगा, सप्लाई आपका यही रहेगा, ये सप्लाई आपका है, ये आपका सप्लाई है। क्लियर? जैसे मान लिया कि प्राइस अगर 10 है ना तो भी सप्लाई मान लिया 10 का है, और जब प्राइस अगर मान लिया 15 रुपया हो गया यानी कि P से P1 हो गया तो भी हमारा ही रहेगा, यानी कि Q हमारा Q1 दोनों का रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा ना, यानी कि जो फार्मूला है क्या है, डेल्टा Q वाई डेल्टा P और P वाई Q, तो Q1 माइनस Q और P1 माइनस P और P वाई Q। तो लिख लीजिए, यहाँ तो देखिए दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो 10 माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 माइनस 10 हो जाएगा, 15 माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बाई 10 हो जाएगा, कट गया 0 बाई 5 इक्वल टू 0। इन इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा। याद रखिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका प्राइस बढ़ाने पर भी सप्लाई नहीं बढ़ाया जा सकता, उसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक मतलब नो चेंज इन सप्लाई एल दो प्राइस विल चेंज, प्राइस घटे भले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सप्लाई उतना ही रहेगा। क्लियर? चलिए लास्ट में एक है, लिख लीजिए, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, देखिए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में ये आपका सप्लाई कर्व है, देखिए ये आपका सप्लाई कर्व है। प्राइस तो इसमें कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा, सप्लाई आगे तक बढ़ेगा, यानी कि सप्लाई 15 है या 20 है, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा और सप्लाई इन्फिनिटी तक चेंज होगा। लेकिन ये जो लास्ट में दो है ना, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ये जनरली 3 ही प्रकार का सप्लाई को देखने को मिलता है। आज के दौर में सब संभव है कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे मैंने कैसे कहा, गांधी जी का लाठी, हिटलर का टोपी, तो प्राइस बढ़ा देगा तो डबल तो हो नहीं जाएगा, वो तो इतना ही रहेगा। तो सब कॉमन चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा जब पढ़ते हैं। तो इसको भी इसी तरह सोल्व कर लीजिएगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। देखिए ई एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी पी वाई क्यू, है ना, Q1 माइनस क्यू, P1 माइनस P और P वाई क्यू। तो Q1 देखिए एक Q है एक Q1 है, तो 20 माइनस 15 और एक ए ही P है और यही P1 है, यानी 10 माइनस 10, ठीक है। तो P कितना है 10, Y 15, यानी कि आपका हो गया 5 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, यानी कि 0, यानी कि जो भी है 50 बाई 0, तो वैल्यू होगी इन्फिनिटी। समथिंग डिवाइडेड बाई 0 होगा इन्फिनिटी। तो ये आपका मुख्य रूप से 5 था जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे और भी है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, वो एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन इसका भी ज़बरदस्त यूज है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इस तरह की चीज़ों को पूछा जाता है, इसलिए हम उसको भी क्या करेंगे, बता देंगे। क्लियर? तो आई थिंक नेक्स्ट क्लासेज में हम उसको कवर कर देंगे, तो सप्लाई का पोर्शन आपको क्या होगा, अच्छा तरीके से क्लियर हो पाएगा। इसी तरीके हर चीज़ देखिए, ये आपका क्या है ना, ये आपका एनालिसिस करने वाला चीज़ था। इकोनॉमिक्स को 2 तरीके से पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो नोट्स बनाना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जिसमें आपको कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर ये सब तरह का चीज़ पढ़ते हैं ना तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, रटना नहीं है, रटिए तो इकोनॉमिक्स कभी से सीख पाइएगा। तो अगले दिन हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा, और आप सभी मन से तैयारी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।